आशाराम बापू, इस आदमी की गिरफ्तारी के बाद शहरों में आग लगी, सड़कें बंद हो गई, आशाराम के समर्थक उतर आए, रेलवे ट्रैक्स रोक दिए गए, पुलिस के ऊपर पथराव हुआ, आशाराम बापू के समर्थकों और पुलिस के बीच झड़प हुई थी और स्कूल बसेस भी जला दी गई। स्कूल बस कॉट ऑन फायर। और ये सब किसी गैंगस्टर के लिए नहीं हो रहा था, ये सब हो रहा था एक बाबा के लिए। जब आशाराम को पुलिस गाड़ी में लेके जा रही थी तो लोग सड़कों पर थे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इतना सब होने के बाद भी आज भी आशाराम के भक्त हैं जो उसे भगवान मानते हैं। आशाराम की कहानी आपको हिला के रख देगी। 16 अगस्त 2013 को जोधपुर के महिला पुलिस थाने में एक लड़की पुलिस स्टेशन पहुंचती है और कंप्लेन रजिस्टर कराती है। पुलिस FIR दर्ज करती है। उसके बाद उस लड़की का मेडिकल एग्जामिनेशन होता है और रिपोर्ट्स आने के बाद इन्वेस्टिगेशन ऑफिशियली शुरू हो जाती है, क्योंकि एक बात तो पक्की हो गई थी कि रेप तो हुआ है। और जैसे जैसे ये इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती गई, एक और बात क्लियर हो गई कि ये सिर्फ एक लड़की का मामला नहीं है। पुलिस जब डिटेल्स में जाती है तो समझ में आता है कि प्रॉब्लम बहुत बड़ी है और ऐसा कईयों लड़कियों के साथ हुआ है और ये पूरा का पूरा एक सिस्टम है। ये केस कोई नॉर्मल तरीके से आगे नहीं बढ़ने वाला था, क्योंकि FIR से पहले आशाराम सिर्फ एक आदमी नहीं था। 2013 तक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया और अब्रॉड मिला के आशाराम के हंड्रेड्स ऑफ आश्रम थे। राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, हर जगह उसकी प्रेजेंस थी और हर एक आश्रम के साथ गुरुकुल, स्कूल्स और रहने के लिए जगह भी थी। सारे आश्रम के साथ चैरिटेबल ट्रस्ट्स भी जुड़े हुए थे। फॉलोअर्स की संख्या लाखों में नहीं, मिलियंस में थी और पब्लिक रिकॉर्ड्स के हिसाब से ये एक $multi-million मॉडल था। ये सब भक्तों तक ही लिमिटेड नहीं था, पॉलिटिकल लीडर्स भी आशाराम से बहुत बुरी तरीके से जुड़े हुए थे। जीवन में जब कोई नहीं जानता था, उस समय से बापू के आशीर्वाद मुझे मिलते रहे हैं। मैं यहाँ परम पूजनीय बापू जी का अभिनंदन करने के लिए आया हूँ। स्टेट और नेशनल लेवल के नेता आशाराम के साथ स्टेज में अक्सर दिखा करते थे और मीडिया में आशाराम को एक संत, एक महान आत्मा के रूप में दिखाया जाता था। प्राइम टाइम न्यूज में सत्संग की क्लिप्स चलती थी, वैसे ही जैसे अभी बाबाओं की चलती है। और इस इमेज का डायरेक्ट असर होता है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। पुलिस के लिए भी आशाराम सिर्फ एक छोटा सा अक्यूज्ड नहीं था, क्योंकि आश्रम के अंदर बहुत ज्यादा सिक्योरिटी, बहुत सारे वॉलंटियर्स और बहुत सारा पॉलिटिकल सिस्टम चलता था। जैसा आश्रम के अंदर दिखता था, अंदर वैसा कुछ भी नहीं था। सिस्टम बहुत ज्यादा ही क्लोज था। इसलिए आगे का केस बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला था, क्योंकि वो पकड़ा तो जाएगा। हैरानी की बात यह है कि आशाराम पहले से ही कोई बहुत बड़ा स्पिरिचुअल लीडर नहीं था। उसका जन्म 1950s के आसपास हुआ था और मध्य प्रदेश में उसका बहुत ही ऑर्डिनरी फैमिली बैकग्राउंड था। 1970s और 80s में वो छोटे छोटे सत्संग किया करता था, वहीं से उसकी पहचान बनना शुरू हुई। 1990s आते आते उसका एक्सपेंशन काफी तेज हो जाता है। आश्रम्स बनने लगते हैं, ट्रस्ट रजिस्टर होने लगते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल बैकिंग धीरे धीरे बढ़ रही थी। हर नया आश्रम एक नए शहर में बन रहा था और नए भक्तों का बेस खड़ा कर रहा था। 2000s तक ही आशाराम का नेटवर्क डजन्स ऑफ आश्रम से भी ज्यादा हो चुका था और कुछ आश्रम्स तो अब्रॉड में भी थे। इस पूरे राइज में किसी भी चमत्कार का रिकॉर्ड नहीं मिलता, सिर्फ एक चीज दिखती है, कंसिस्टेंसी। क्राउड बढ़ता गया, इंस्टीट्यूशंस बढ़ते गए, इमेज स्ट्रॉन्ग होती गई और धीरे धीरे एक आदमी एक गुरु बन गया, फिर एक गुरु से एक बाबा बन गया और फिर बाबा से भगवान बन गया। एक्चुअली बना नहीं, उसे बनाया गया। और फिर अचानक से किसी ने चुप रहने से मना कर दिया। एक FIR हुई और पूरा सिस्टम हिलना शुरू हो चुका है। FIR दर्ज होने के बाद ये केस कोई कम दिन नहीं चला, 5 साल तक ये केस चलता रहा। 2013 से लेके 2018 तक 5 साल कोर्ट में ये केस जब चल रहा था तो सुनवाइयां, डिलेज, डेट्स, प्रेशर सब बढ़ रहा था। और इस पूरे समय के दौरान सिर्फ एक लड़की नहीं लड़ रही थी, उसका परिवार पूरे सिस्टम को फेस कर रहा था। कोर्ट रिकॉर्ड्स के मुताबिक लड़की के पिता का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था, जो केस के खत्म होते होते तक बंद हो गया, क्योंकि लोग भी दूर जाने लगे थे और पैसे इतने लग रहे थे कि सब कुछ कोलैप्स हो रहा था। परिवार को शहर तक छोड़ना पड़ गया, नॉर्मल जिंदगी पूरी खत्म हो गई। सोशल प्रेशर इतना था कि थ्रेट्स आना आम बात हो गई थी, कैरेक्टर एसिसिनेशन करना आम बात हो गई थी। हर कोर्ट डेट के साथ ये याद दिलाया जाता था कि आप भगवान के खिलाफ खड़े हो। और सच बताऊं, और सच में आशाराम को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इससे भी बड़े बड़े आरोप आए, लेकिन वो टिके नहीं, क्योंकि उनके हिसाब से जो उन्होंने किया ठीक किया। जब तक ये केस चलता रहा तब भी आशाराम के चेहरे पे एक भी शिकन नहीं दिखी। जब केस शुरू में रजिस्टर हुआ था, जिस लड़की ने आशाराम पर यौन उत्पीड़न जैसे गंभीर
गंभीर आरोप लगाए थे। तो आशाराम को पुलिस एक बार पूछताछ के लिए ले जाना चाहती थी अरेस्ट करके। इस गिरफ्तारी के बाद सितंबर 2013 में राजस्थान और गुजरात के कई शहरों में दंगे शुरू हो जाते हैं। और बापूजी को अभी तक एक बार भी बेल पैरोल क्यों नहीं दी गई? ये वायलेंट प्रोटेस्ट थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सड़कें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सब कुछ जाम हो जाता है और पुलिस तक पे पथराव होता है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इतनी ज्यादा बिगड़ गई थी कि सेक्शन 144 लगाना पड़ता है। इवन लोगों की मौत होने की डिटेल्स भी आने लगती है और ये क्लियर हो जाता है कि ये कोई नॉर्मल क्रिमिनल केस नहीं है। इस केस को और पूरे ट्रायल को हाई रिस्क और सेंसिटिव कैटेगरी में रखा जाता है। ऑफ कोर्स गवाहों के साथ भी बहुत दिक्कतें आती है और 5 साल बाद अप्रैल 2018 में जोधपुर सेशंस कोर्ट अपना फैसला सुनाता है और आशाराम को रेप के केस में कन्विक्ट करार दिया जाता है और उम्र कैद की सजा मिलती है। आसाराम को उम्र कैद की सजा दी गई है। ये बस एक छोटा सा जजमेंट नहीं था, कानून की ताकत लोगों को पता चल गई थी। जब ये सब हो ही रहा था तो पता लगता है कि आशाराम स्पॉट होते हैं भोपाल के एयरपोर्ट में और वो कहीं जाने वाले थे। वो काफी जल्दी में लग रहे थे पर उसी समय मीडिया के बहुत सारे लोगों को वहाँ भेज दिया जाता है पुलिस के द्वारा, जिससे वो आशाराम को भागने ही ना दे। उसके बाद आशाराम भोपाल से इंदौर के आश्रम में आ जाते हैं और इंदौर वाले आश्रम के अंदर जाकर पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। अब यहाँ पर कहानी खत्म होनी चाहिए थी पर कन्विक्शन के बाद ये सब खत्म नहीं होता है, चीजें और बड़ी हैं ये पता लगता है। जो सीनियर पुलिस ऑफिसर इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे उन्होंने एक किताब लिखी और अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्हें कितना प्रेशर आया इसके बारे में बताया और ऑफिसर की ही इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से आशाराम के आश्रम में एक बहुत ही बड़ा नेटवर्क चल रहा था जहां मैनेजमेंट के लोग भी आशाराम तक नाबालिग और बालिग लड़कियों को पहुंचाने में शामिल थे। किताब के हिसाब से आशाराम एक सेक्स एडिक्ट थे और आश्रम का मैनेजमेंट इसमें इन्वॉल्व था। बहुत सारी स्कूल की बच्चियां जिनके एग्जाम्स आने वाले होते थे, जिनकी पढ़ाई आधी बची होती थी, वो अचानक से स्कूल और आश्रम छोड़ के घर चली जाती थी। धीरे धीरे करके चीजें क्लियर हुई और ये बात कितनी सच है इससे पता चलता है कि ये कोई आखिरी केस नहीं था आशाराम के ऊपर। 2018 के फैसले के बाद से कुछ लोगों ने मानना शुरू कर दिया था कि शायद एक ही केस है, पर जनवरी 2023 को गांधीनगर सेशन कोर्ट ने एक अलग केस और एक अलग FIR के लिए आशाराम को फिर से कन्विक्ट बताया और फिर से उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया गया। दूसरी बात, गांधीनगर सेशंस कोर्ट ने रेप के दोषी आसाराम को उम्र कैद की सजा दी है और ये केस 2002 का था अहमदाबाद के आश्रम से। इस पॉइंट पे कोई कंफ्यूजन नहीं बचा था क्योंकि 2 बार अलग अलग केसेस के लिए सेम आदमी को कोर्ट ने कन्विक्ट प्रूफ किया। तो ये कोई एक गलती नहीं थी, ये एक पैटर्न था जो कोर्ट के रिकॉर्ड पे आ चुका है। और ये सवाल बार बार उठने लगा कि अगर कोर्ट ने फैसला सुना दिया है और वो एक क्रिमिनल है तो अभी भी भक्त उनके क्यों बचे हुए? इसका जवाब गुस्सा नहीं है, साइकोलॉजी। जब कोई आदमी सालों तक किसी बाबा को भगवान मानता है तो वो सिर्फ अपना विश्वास उसके साथ नहीं जोड़ता, अपनी पहचान भी उसके साथ जोड़ लेता है। और अगर बाबा गलत निकले तो सिर्फ आदमी गलत नहीं निकलता, उसकी पूरी लाइफ एक लाई लगने लगती है। इसलिए सच को एक्सेप्ट करना लोगों के लिए हिम्मत का काम नहीं होता। जब आशाराम को जेल में रखा गया था तो वो अपने भक्तों के लिए एक टैंकर को छू दिया करते थे और उस टैंकर से लोग पानी पिया करते थे। और लोग अपनी गलती तब एक्सेप्ट नहीं कर सकते जब उनकी गलती एक्सेप्ट करने में जिम्मेदारी भी है, इसलिए वो सच को ही रिजेक्ट कर देते हैं। विक्टिम पे बहुत लोगों ने सवाल उठाए पर सिस्टम पे नहीं, क्योंकि कई बार चुप रहना सेल्फ प्रोटेक्शन बन जाता है। और आशाराम कोई एक अकेला ऐसा आदमी नहीं है जो इंडिया में ऐसी चीजें कर रहा है। आज भी आशाराम को आराम से पेरोल पे बाहर लाया जाता है। हर चुनाव के पहले उनको बाहर लाके अपने भक्तों को बोलने दिया जाता है कि आप वहाँ जाके वोट करो। ऐसे ही कई बाबा इंडिया में अभी भी और हमेशा आते रहेंगे क्योंकि बहुत समय से आ रहे हैं। आप कुछ बाबाओं के ऊपर वीडियो देख सकते हैं, हमने बनाई है, जैसे बागेश्वर धाम या रामदेव बाबा। दर्शन प्रोडक्शन इसी तरीके से आपके लिए कमाल के वीडियोस बनाता रहेगा। आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप एल्गोरिदम की हेल्प कर सकते हैं इस वीडियो को और लोगों तक पहुंचाने में। इस वीडियो को लाइक करके, शेयर करके और कमेंट करके क्रूर दर्शन को भी सब्सक्राइब करें। हम बने हैं आपके साथ, आप भी बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।